नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आर्मी ने प्रपोज किया है। जी हाँ, अभी सिर्फ प्रपोज किया है, फाइनल नहीं हुआ है कि जो यंग ब्रिगेड है इस देश का, यानी कि यूथ, उन्हें क्यों ना डिफेंस में 3 इयर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत शामिल किया जाए। विनोद दुआ जी ने एज यूजुअल विरोध में आकर बेफिजूल बकवास ही की है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने इस मुहिम के क्या फ़ायदे भी हैं वो भी समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो हम अपनी फ़ौज को हर चीज़ में डाल देते हैं, सिविलियन ड्यूटीज़ पे लगा देते हैं। कहीं बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, कुछ भी हो, जो आपदाएँ आती हैं, जैसे अभी बंगाल में है आपदा आई हुई है, यूँ तो हर जगह लगा देते हैं। लेकिन ये जो माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा है, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, पलायन की, माइग्रेशन की, और कोई मतलब फ़ौज की मदद नहीं ली गई, रेलवे नहीं लगाई गई, बस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज़ नहीं लगाई गई, जबकि इस वक्त ज़रूरत है। खासकर कोरोना वायरस को देखते हुए, सिर्फ लेबर जो हमारे मजदूर हैं जो वापस जा रहे हैं घरों को, वो नहीं, कोरोना वायरस को देखते हुए आर्मी डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत है, आर्मी के जो वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, उनकी भी ज़रूरत है, हवाई जहाज़ों की, हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। ये काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए था। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि इन टाइप के पत्रकारों को इंटेलेक्चुअल मत समझिए। ये झूठ बोलते हैं और यहाँ भी इन्होंने झूठ ही बोला है। आर्मी माइग्रेंट वर्कर्स को इकट्ठा कर हेलीकॉप्टर से उनके घर ड्रॉप करने के लिए नहीं है। ये काम स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट का है। आपदा जैसे अर्थक्वेक हो या फ्लड हो, वहाँ स्टेट मशीनरीज फेल हो जाती हैं, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तब आर्मी को रिक्वेस्ट भेजी जाती है और आर्मी अपना काम करती है। यहाँ माइग्रेंट्स को लेकर अभी भी सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, इसीलिए आर्मी को नहीं लगाया गया। दुआ जी जैसे कई गवार इस देश में भरे पड़े हैं जो घूम फिर कर यही कहते हैं कि कुछ ना हो, आर्मी को ही काम पर लगा दो, हर चीज में आर्मी को लगा दो। बीच बीच में झूठ बोलना भी इनके लिए जरूरी होता है, ताकि व्यूअर्स के दिमाग में कीड़ा डाल सके। वही किया इन्होंने ट्रेन और बसेस नहीं चल रही हैं जैसी बात करके। विरोध में आदमी इतना पगला जाता है, ये भी मैंने मोदी युग में आखिर देख ही लिया। नीचे एक लिंक आउटलुक का दे रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि कैसे दुनिया भर में फंसे हिंदुस्तानियों को इंडियन आर्मी सही सलामत देश में लाकर मनेसर आर्मी वेलफेयर क्वारंटाइन सेंटर में लाई है। कैसे आर्मी ने सिविलियंस की मदद की है, एसेंशियल आइटम्स पहुंचाए हैं, और तो और फ्रेंडली नेबरहुड कंट्रीज में मदद भी की है। विनोद दुआ आंख वाले अंधे हैं, क्योंकि इनकी आंखों पर विरोध का चश्मा चढ़ा है। बड़ा नीतिगत निर्णय है कि हमेशा फ़ौज में पक्की नौकरी की तलाश करने के बजाय ये 3 साल के लिए एक इंटर्नशिप किस्म का है, और 3 साल के लिए ये उन नौजवानों के लिए है जो डिफेंस सर्विसेज को, फ़ौज की नौकरी को अपनी परमानेंट वोकेशन, अपना मतलब करियर नहीं बनाना चाहते, लेकिन स्टिल वांट टू एक्सपीरियंस द थ्रिल एंड एडवेंचर ऑफ मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म। लेकिन जो रोमांच और जो जोखिम है फ़ौज के प्रोफेशनलिज्म का, उसको महसूस करना चाहते हैं। ये कोई अम्यूज़मेंट पार्क नहीं है जनाब, हमारी फ़ौज ये बड़ा सीरियस बिजनेस है। फ़ौज जंग बड़ा सीरियस बिजनेस होता है। रिलीफ एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ बहुत ही गंभीर काम होते हैं। यहाँ पर एडवेंचर, थ्रिल, हाँ, ये प्रोफेशनलिज्म एडवेंचर और थ्रिल नहीं है। प्रोफेशनलिज्म अपने आप में एक कमिटमेंट होती है कि हमारे पास एक पूरी सुविधा है, हमारे पास पूरी जानकारी है, हुनर है कि कैसे लोगों को बचाया जाए। अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी फ़ौज ये सब काम देश पे भी करती है और सरहद पे भी करती है। आप इसे सिर्फ एक एडवेंचर टूरिज्म पार्क की तरह मत बनाइए। ये कैसा हुटिया आदमी है, इसको थ्रिल एंड एडवेंचर से अम्यूजमेंट पार्क समझ आ रहा है। आर्मी चीफ को ज्ञान दे रहे हैं आर्मी प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। हद है। अक्सर देखेंगे चाय की टपरी पर एक हुटिया होता है जो विराट को कैसे बैटिंग करनी है ऐसा ज्ञान देता होता है, खुद बच्चों की बॉल पर 0 पर आउट हो जाता है। दुआ जी उसी कैटेगरी के हैं, खा खा कर मोटे हो गए, चाट चाट कर पद्मश्री मिल गया है, और ज्ञान आर्मी चीफ को दे रहे हैं। मुझे यकीन है आर्मी जब थ्रिल एंड एडवेंचर शब्द का प्रयोग करती है तो उसका क्या मतलब होता है आप समझते होंगे। आप समझदार हैं, इसीलिए मुझे आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। हम जब इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते थे तो टफ क्वेश्चन को उठाते थे और कहते थे चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। थ्रिल और एडवेंचर इसे भी कहा जा सकता है। हर काम में थ्रिल एंड एडवेंचर होता है। चलिए आप समझदार हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, आप खुद अनुमान लगा लीजिए
विनोदिया किस लेवल के चूतिया हैं, बुजुर्ग हैं, दुआ जी हैं, नहीं फर्क पड़ता मुझे, पर जो आर्मी को ज्ञान पे लेगा उसको मैं हुटिया ही बोलूँगा। एक और डर जो सामने आ रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो हमारे संविधान को नहीं मानती। उसमें सबसे बड़ी संस्था जो है जिसका नाम आरएसएस है, वो संविधान को तो मानती है, अब झंडा भी लगाना शुरू कर दिया है, तिरंगा, लेकिन बहुत साल उसने नहीं लगाया था। उनका एक इतिहास भी रहा है कि वो अपने काडर जो है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देती आई है या देना चाहती थी भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत बड़ी तादाद में कैंप्स भी लगाए थे कि फ़ौज में भर्ती हो जाए ताकि हथियारों की ट्रेनिंग मिल जाए। ये अकेली संस्था नहीं है, ऐसी और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके काडर हैं। क्या गारंटी है कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर, हथियारों की ट्रेनिंग लेकर जब सिर्फ 3 साल के बाद वापस समाज में जाएंगे तो वो भारतीय बने रहेंगे या अपनी उस संस्था के प्रति निष्ठा रखेंगे। आरएसएस ने तिरंगा नहीं लगाया, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब देश का बंटवारा धर्म पर हुआ था तो हम पर सेकुलरिज्म क्यों थोपा गया? देश का फ्लैग भगवा होना चाहिए था, पर जो गलती हो गई कोई बात नहीं। दूसरा, 2002 तक प्राइवेट बिल्डिंग्स पर सिर्फ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती के अलावा किसी और दिन तिरंगा नहीं लहराया जा सकता था। ये एक कानून था। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर भी सिर्फ कांग्रेस का झंडा फहराया जाता था। संघी आरएसएस के लिए और देश दोनों के लिए काम करती है। पैंडेमिक में संघ के लोग देश भर में राशन, फूड पैकेट्स, मेडिसिन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दुआ जी क्या कर रहे हैं? स्क्रिप्ट पढ़कर बकैती कर रहे हैं और पूछ रहे हैं आरएसएस वाले देश के प्रति निष्ठा रखेंगे या आरएसएस के लिए? वो देश के प्रति निष्ठा हमेशा रखेंगे, क्योंकि उनके लिए पहले देश आता है और फिर आरएसएस आता है। हर आपदा में संघियों को देश में काम करते देखा गया है, पर कांग्रेसियों के जो तलवे चाटते हैं उन्हें ये दिखाने की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस के लोग देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उन्हें वो दिखाना होता है। इसलिए दुआ जी जैसे गुलाम आरएसएस के काम नहीं दिखाएंगे और ऐसी बकवास करते रहेंगे। दोस्तों, दुआ जी ने अपने इस 6 से 7 मिनट की बकवास में आर्मी के इस प्रपोजल के फायदे बताना जरूरी नहीं समझा। आप इससे ही समझ जाइए कि ये क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। इनका एम आर्मी पर बात करना या आर्मी की इस मुहिम पर डिस्कशन करना था ही नहीं। वो तो आरएसएस पर कमेंट करना चाहते थे, फियर मॉन्गरिंग करना चाहते थे कि आरएसएस के लोग हथियार चलाना आ गया तो कैसा वैसा हो जाएगा इस देश में, जो ये काम 2014 के बाद से लगातार फियर मॉन्गरिंग का करते आ रहे हैं। आर्मी के मीडिया स्पोक पर्सन ने जो बेनिफिट्स गिनाए हैं उसको आप भी समर्थन देंगे। पहला, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक सच्चाई है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकेगा। दूसरा, ये इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं होगी, पर जो ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को क्लियर करना होगा, वहां कोई ढील नहीं होगी। 3 साल बाद जब वो कोई और जॉब ढूंढेंगे तो 3 इयर्स इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तीसरा, बहुत यूथ हैं जो आर्मी प्रोफेशनलिज्म को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं पर उसको अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चौथा और ज़रूरी पॉइंट, आर्मी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहती है। आर्मी आज की डेट में जो एसएससी ऑफिसर 10 से 14 साल की सर्विस के बाद छोड़कर चले जाते हैं उन पर 5 से 7 करोड़ हर साल स्पेंड करती है। इसमें प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, पे, अलाउंसेस, ग्रेजुएटी एंड लीव एनकैशमेंट इन्वॉल्व होता है। जो सोल्जर्स 17 ईयर्स तक की नौकरी करते हैं उन पर भी आर्मी 11.5 करोड़ पर सोल्जर स्पेंड करती है। इस इंटर्नशिप प्रपोजल से ये खर्चा 60 to 80 लाख ही रह जाएगा। कॉस्ट कटिंग प्राइमरी रीजन जरूर है, इसके अलावा नए सिस्टम से पेट्रियटिज्म, यूथ की एनर्जी का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन होगा, रिगरस ट्रेनिंग एंड हैबिट्स से हेल्थी सिटीजन्स होंगे इस देश में। ये सब हैं प्रॉफिट्स, ये सब हैं बेनिफिट्स। इन सब के अलावा आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर सरकार मान जाती है तो इनिशियली इसको ट्रायल बेसिस पर चलाया जाएगा और सब सही रहा तो फुल फ्लेजेडली इंटर्नशिप प्रोग्राम विल बी अ पार्ट ऑफ द आर्मी। मेरी ओपिनियन में बहुत ही अच्छा प्रपोजल है, सरकार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।